हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरवीएनएल जेईएन मैकेनिकल का जो पेपर हुआ था 4 सितंबर को। उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 20 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर देखिए, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और राइट हैंड साइड में भी आपको एक ऊपर की तरफ लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। और ऐसा जैसा कि आप सबको पता है, एईएन और जेईएन मैकेनिकल का पेपर सेम डे हुआ था, तो काफ़ी क्वेश्चंस मिक्स हो गए हैं। जिन भी लोगों ने मुझसे बात करी थी और जिन्होंने भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, जिन भी कैंडिडेट्स ने, तो ऐसा हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चंस में डिसिमिलरिटीज़ हो। जैसे पहले जो पार्ट आया था हमारा, उसमें भी काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग नहीं पूछी थी, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग पूछी थी। और जो कार्नोट इंजन का क्वेश्चन था, उसमें एक जो 3 टेम्परेचर दे रखे थे, T1 T2 T3, 2 इंजन इस तरह से दे रखे थे, तो T2 की वैल्यू पूछी थी। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये इससे क्या है, थोड़ा और क्लियरिटी आती है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो भी लोग हैं उनको थोड़ा फ़ायदा होता है कि एग्जैक्ट उन्होंने क्या आंसर किया है और एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, इस तरह से। तो थोड़ा डिस्कशन से चीज़ें क्लियरिटी होती है। तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या थे, तो काफ़ी लोगों को हेल्प भी मिलेगा और एक ब्रीफ आइडिया मिल पाएगा कि उनका पेपर किस का क्या स्कोर रह सकता है। और जेईएन मैकेनिकल से रिलेटेड मैंने कट ऑफ का वीडियो भी बनाया था, अगर वो भी आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो बाकी वीडियोस भी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। थोड़ा मेरा भी शेड्यूल टाइट रहता है, तो कभी कभी मेरे को टाइम नहीं मिल पाता। बाकी मैं कमेंट सेक्शन में आपके जो भी आपकी वीडियो सजेशंस रहती हैं, जो भी रिकमेंडेशंस रहती है, वो मैं देखता हूँ। तो जिस तरह जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ। तो आपको जो भी डाउट रहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, तो मैं जब जैसे भी टाइम मिलेगा मैं उनका जवाब भी दे दिया करूँगा, और उनसे रिलेटेड कोई वीडियो बनाना होगा तो वो भी बना दिया करूँगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था आपको, फंक्शन ऑफ ब्लो ऑफ कॉक इन पावर प्लांट। तो ब्लो ऑफ कॉक एक तरह से बॉयलर माउंटिंग है। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में भी, एक बॉयलर माउंटिंग से रिलेटेड, सेफ्टी वाल इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो बॉयलर माउंटिंग क्या, जो सेफ्टी पर्पजेज़ या कंट्रोल पर्पजेज़ से जो भी डिवाइसेस होती हैं वो बॉयलर माउंटिंग में जाती है। तो इसका फंक्शन होता है कि जो डिस्चार्ज मड होता है या जो भी अदर सेडिमेंट्स होते हैं या जो भी कचरा वगैरह होता है, जो कि बॉटम मोस्ट पार्ट जो वाटर स्पेस होता है बॉयलर का, उसमें जो भी जमा हो जाते हैं उनको डिस्चार्ज करने का काम करता है क्या, ब्लो ऑफ कॉक। तो एक कॉक होता है वाल टाइप, उसको अपन रिमूव कर देंगे तो जो भी डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज के थ्रू जो भी मड है या जो भी सेडिमेंट्स है वो निकल के बाहर चली जाएंगे। ठीक है, ये इसका फंक्शन हो गया। तो बॉयलर माउंटिंग्स या बॉयलर से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको। पिछले जो पार्ट था उसमें भी एक क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 22 था शेयर फॉर कैलकुलेशन ब्लैंकिंग प्रोसेस में, जो भी ब्लैंक बनाते हैं अपन मशीन के थ्रू, डाई और पंच के थ्रू, तो उसमें क्या शेयर फोर्स की कैलकुलेशन पूछी गई थी। तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स बेसिकली क्या होगा, जो आपका शेयर स्ट्रेस इनटू शेयर्ड एरिया। तो शेयर्ड एरिया में क्या होगा कि लेंथ कौन सी, पेरीमीटर वाली लेंथ या सरकमफेरेंशियल लेंथ, अगर सर्कुलर है तो ऑब्वियसली पेरीमीटर उसका सरकमफेरेंस होता है। टी आपकी थिकनेस हो गई है और टाउ आपकी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना था। सिमिलर क्वेश्चन मैंने एईएन मैकेनिकल का जो 2018 के पेपर के सॉल्यूशंस वाला डिस्कस किया था, उसमें पार्ट 6 जो पार्ट था उसमें क्वेश्चन नंबर 56 मैंने एग्जैक्ट यही क्वेश्चन बताया। तो आपको कुछ नहीं करना था। अगर जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखा है तो उनको अगर फॉर्मूला भी नहीं पता होगा, तो मैंने ये चीज़ डिस्कस करी थी। तो आपको बस वैल्यूज़ रखनी है और आंसर मार्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर का क्या पार्ट नहीं होता है। तो वर्नियर कैलिपर देखते हैं। तो वर्नियर कैलिपर में देखो क्या क्या होते हैं। एक तो मेन स्केल होता है आपका, एक होती है आपकी वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल होती है और एक वर्नियर स्केल होती है। वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है आपको पता ही होगा, 1/10 यानी कि 0.1, मतलब मिनिमम आपका 0.1 mm आपका रीड कर सकता है वर्नियर स्केल। बाकी मेन स्केल में तो आपकी रहती है। ठीक है, ये लॉकिंग स्क्रू रहता है, जो जैसे भी जहाँ पे भी अपने को मेज़र करना है वहाँ पे रोक दिया और इसको स्क्रू को टाइट कर देते हैं वहाँ पे, जिससे लॉक हो जाए कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, हिले डुले नहीं।
ये देखिए अपर जॉज फॉर इनसाइड मेजरमेंट्स, इसको देखते हैं अपन। अपर जॉज फॉर इनसाइड मेजरमेंट, जैसे कोई भी सर्कुलर एलिमेंट है या मतलब जिसमें इधर थोड़ा मटेरियल है, मतलब क्या बोल सकते हैं, होलो पार्ट बोल सकते हैं, या थोड़ा थिकनेस वाला पार्ट है जिसमें थिकनेस है, तो अगर इनसाइड मतलब आईडी अगर इनर डायम को मेज़र करना है तो अपर जॉज से मेज़र होगा। और अब जब ऑडी मेज़र करना है तो यहाँ पे इस तरह से लगेंगे, तो ये लोअर जॉज और आउटसाइड मेजरमेंट्स। जब आउटर डायमीटर तो लोअर जॉज काम आएंगे और अपर जॉज में आपका इनर डायमीटर होगा। ये डेप्थ रोड होती है, तो जैसे जैसे आप इसको मूव कराते हैं तो ये डेप्थ रोड मूव करती है इधर की साइड। बेसिकली स्केल को आप मूव कराते हैं तब ये पीछे की तरफ जाती रहती है। तो स्पिंडल पार्ट नहीं होता है वर्नियर कैलिपर का, ये आपको मतलब फाइंड आउट करना था 5 ऑप्शंस में से। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ अलाउंस। अलाउंस क्या है? तो एन जो 2018 का पेपर सॉल्यूशन था पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 29 जो मैंने डिस्कस किया था, एक बताया था कि आपको होल शाफ्ट की डायमेंशंस वगैरह दे रखी थी, तो आपको बताना था फिट कौन सी है। तो मैंने उसमें भी डिस्कस किया था अलाउंस का, और बहुत डिटेल डिस्कस किया था। वीडियोस जो डिस्कशन के थे थोड़े लंबे हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने देखे हैं तो वो चीज़ उनको फ़ायदा ही करी है कि आपको कंसेप्ट आपका रिवीजन होने में आ गया। तो अलाउंस क्या होता है बेसिकली, ये लाइन है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। अगर ये लाइन आपको समझ में आ गई ना, आपका कभी क्वेश्चन अलाउंस का गलत नहीं होगा। क्या बोला है कि डिफरेंस जो है मैक्सिमम मटेरियल लिमिट का होल और शाफ्ट की का, जो भी मैक्सिमम मटेरियल लिमिट है होल की और शाफ्ट की, उसका डिफरेंस क्या होता है। अब जब भी होल देखते हैं अपन, होल की कोई भी डायमेंशन बनाते हैं, जैसे होल की, जैसे ये होल है, ये मिनिमम डायमेंशन है उसकी, ये मैक्सिमम डायमेंशन है उसकी। सिमिलरली ये शाफ्ट है, शाफ्ट की ये मैक्सिमम ये मिनिमम। अब मटेरियल लिमिट मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम मटेरियल कब रहेगा, जैसे किसी भी मटेरियल में हमने होल कर दिया तो मटेरियल तो हट गया वहाँ से, तो मैक्सिमम मटेरियल नहीं रहा ना। तो होल के केस में क्या होगा कि वो उसकी जो भी मिनिमम वो रहेगी, मिनिमम डायमेंशन रहेगी, वही क्या है उसकी मैक्सिमम मटेरियल है। सिमिलरली शाफ्ट क्या है, शाफ्ट में ठोस मटेरियल रहता है, तो शाफ्ट की जो मैक्सिमम डायमेंशन होगी वही क्या होगी उसकी मैक्सिमम मटेरियल लिमिट। तो इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होगा ना वो आपका अलाउंस होगा। अब क्लियरेंस फिट होगी जब होल बड़ा होगा शाफ्ट से, मतलब शाफ्ट छोटी है, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा कि ये बन गया आपका अलाउंस, और यही क्या होता है मिनिमम क्लियरेंस होता है। तो ये मतलब आप कभी डाउट में नहीं आएंगे अगर ये लाइन आपको अच्छे से याद है तो मिनिमम जैसे क्लियरेंस की बात करें, ये होल हो गया, शाफ्ट मतलब होल बड़ा है तो शाफ्ट की मैक्सिमम मटेरियल लिमिट और आपकी होल की मैक्सिमम मटेरियल लिमिट, तो ये क्या बन गया, यही तो होती है अपनी मिनिमम क्लियरेंस। ठीक है, अब इंटरफेरेंस फिट की बात करते हैं। इंटरफेरेंस फिट की क्या होगी, ये होल हो गया शाफ्ट, इंटरफेरेंस फिट कब, कि शाफ्ट की जो मिनिमम डायमेंशन है वो होल की मैक्सिमम डायमेंशन से ऊपर हो तो वो शोल्ड क्या होगी, इंटरफेरेंस फिट होगी। अब क्या होगा, सिमिलरली ये चीज़ और ये चीज़, तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, यही अलाउंस है। ये कौन सा होता है, मैक्सिमम इंटरफेरेंस होता है ये तो, और आपको पता है कि ये नेगेटिव अलाउंस होता है। क्लियरेंस में तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, और मैक्सिमम इंटरफेरेंस हो रहा है तो नेगेटिव, ऑब्वियसली अलाउंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। और ये आपको पता ही है कि ये हमने पार्ट 3 में डिस्कस किया है, जिसने भी ये देखा होगा तो उसने ये चीज़ सही कर दी होगी। ठीक है, तो आपको इन दोनों में से ऑप्शन चुनना था, मिनिमम क्लियरेंस या मैक्सिमम इंटरफेरेंस, जो भी आपको ऑप्शन अवेलेबल होगा वो आपको कर देना था। क्वेश्चन नंबर 25 था, कैंटिलीवर दे रखी थी 6 मीटर जिसकी लेंथ थी, यूडीएल दिया हुआ था पूरी लेंथ पे, शेयर फोर्स एट सेंटर इज़ 12 किलो न्यूटन इन शेयर फोर्स डायग्राम, तो लोड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी। तो ये कैंटिलीवर मान लो आपकी, ये कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे यूडीएल है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, 6 मीटर्स की लेंथ है। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ से आपको बोल रखा है कि जब आप शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं तो शेयर फोर्स अपना सेंटर पे कितना आता है, 12 किलो न्यूटन यहाँ पे। ठीक है, तो लोड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है अपने को, अपन ने मान ली W जो भी है किलो न्यूटन पर मीटर मान लो आप। ठीक है, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों से बना सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड से आप करोगे ना तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना। जैसे क्या है कि अपन कोई भी वो लेते थे, अल्पांश लेते थे या एलिमेंट लेते थे, एक्स डिस्टेंस पे
राइट हैंड साइड से x लिया, मतलब कि यहाँ से 0 मान रहे हैं, यहाँ पे जाके l हो रहा है, l मतलब 6 मीटर। अपने को सेंटर पे पता करना है, तो सेंटर पे इतना, ये कितना लोड हो गया, अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं W मानूँ इसको, तो W इंटू L/2, और L/2 मतलब 3 मीटर्स, तो 3W हो गया। और 3W को अगर अपन रिप्रेजेंट करना चाहें, यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि अगर 3W को रिप्रेजेंट करेंगे तो कहाँ करेंगे, इस टोटल लोड के सेंटर पे, मतलब ये जो यहाँ पे करेंगे। लेकिन ये जो 3W बना, ये 3W जो लोड बना, ये इस पार्ट के लिए क्या है, सेंटर के लिए क्या है, शेयर फोर्स है। तो शेयर फोर्स कितना है, 3W, और अपने को वो कितना बता रखा है, 12 किलो न्यूटन। तो 3 से ये कट किया तो 4 आ गया आपका। तो 4 किलो न्यूटन पर मीटर क्या है, अपनी इंटेंसिटी है। सिमिलर अगर अपन को इधर से देखना है, इधर से भी देख लो, डाउट नहीं रहना चाहिए कुछ नहीं करना इसमें। जैसे टोटल अपने को पता 6 है, 6W हो गया मान लो, ठीक है, 6W हो गया, मतलब अगर इसके टोटल ये बिल्कुल 3 मीटर पे आएगा, 6W हो गया। और इसकी रिएक्शन क्या लगेगी, 6W। और इसका अगर हम मोमेंट रिएक्शन देखना चाहें तो 6W इंटू 3, तो 6W इंटू 3, क्योंकि दोनों देखो एक कपल बनाएंगे ना, और किस दर बनाएंगे, क्लॉकवाइज, तो रिएक्शन कैसी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज ये आ जाएगी। 6W इंटू 3 तो 18W आएगी। इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको शेयर फोर्स अगर यहाँ पे सेंटर पे पता करना है तो देखो 6W तो ये हो गया। अब इस लोड की वजह से भी आएगा, तो ये 3 हो गया, 3 इंटू मतलब 3 लेंथ इंटू W इंटेंसिटी है ना, तो 3 इंटू W 3W, तो 6W तो अपवर्ड डायरेक्शन में, और बाई साइड में अपवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 6W माइनस, और ये माइनस क्यों, क्योंकि ये नीचे डाउनवर्ड है। 3W इक्वल्स टू कितना, आपको 12 दे रखा है, तो 3W बराबर 12 आ गया, वही W बराबर 4 किलो न्यूटन पर मीटर हो गया। दोनों तरफ से आपको बता दिया, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेकिन राइट हैंड साइड बहुत ईजी था, इसलिए वो चीज़ सही है आपकी। क्वेश्चन नंबर 26, तो ये थोड़ा मेरे को डाउट है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि लोगों के मिक्स हो गए EN और JN के क्वेश्चंस। तो जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में बताना। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का कर्व पूछा गया था कैंटिलीवर के लिए, तो वो पर्टिकुलर कोई लोड दे दिया गया होगा। तो कैंटिलीवर के लिए अगर मान लो मैं पॉइंट लोड बता दूँ फ्री एंड पे, तो शेयर फोर्स तो क्या हो जाता है कि यहाँ रिएक्शन बनेगी, तो सिमिलर, तो ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगा। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करें तो ऐसा कुछ बन जाएगा, क्योंकि फ्री एंड पे तो आपका बेंडिंग मोमेंट 0 और फिक्स एंड पे आपका W इंटू L आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। UDL दिया हो और कुछ दिया हो तो उस हिसाब से हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि रेशियो ऑफ, किसी ने बताया कि डिफ्लेक्शन से पूछा था कि सिंपली सपोर्टेड बीम में डिफरेंट लोडिंग कंडीशन में, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम अपनी SSB जो होती है, कि जैसे ये हिंज जॉइंट, ये आपका रोलर जॉइंट जो भी है, यहाँ पे W, तो इसका मतलब एक सेंटर पे लोड लगा रखा है, तो डिफ्लेक्शन क्या आता है, डेल्टा बराबर WL3/48 EI। और बाकी जैसे कोई भी दूसरा चीज़ दे रखी है, UDL दे रखा है, तो उससे रिलेटेड आपका डिफ्लेक्शन आ जाएगा, उनका रेशियो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से पूछा गया था आपको। उसमें उस केस में क्या आ जाएगा, अगर ये हो तो आपकी 5/384 हो जाएगा, और WL3 अगर मैं W टोटल लोड मानूँ, इंटेंसिटी को कंसिडर ना करूँ, अपॉन EI, तो जैसे अपन 1/48 इंटू 384/5 अगर फर्स्ट वाले से कंपेयर करें तो 6/5, इस तरह से रेशियो आ जाएगा आपका। मतलब आपका जो पहले वाला था, मतलब पहले वाला जो डिफ्लेक्शन था ड्यू टू सेंटर पे जो लोड लग रहा है, डिवाइडेड बाई आपके UDL की वजह से, इस तरह से कैलकुलेट कर लेना था। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। क्वेश्चन नंबर 27 था टॉर्शन से फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। इसमें क्या था, टाउ दे रखा था, मतलब शेयर स्ट्रेंथ दे रखी थी, जो भी शाफ्ट या जो भी आपको दे रखा था जो अंडर टॉर्शन है। T आपको टॉर्शन या आपको बोलते हैं टॉर्क, वो टॉर्क तो क्या, टॉर्क बेसिकली दे रखा होगा, और आपको डायमीटर पूछा था। सिमिलर क्वेश्चन मैंने बताया था आपको पार्ट 4 में, क्वेश्चन नंबर 38 जो सॉल्यूशन वाला वीडियो बनाया था, सिमिलर क्वेश्चन उसी तरह के आया था आपका, तो उसमें भी डायमीटर ही आपको कैलकुलेट करना था। तो क्यूब रूट रहता है
तो आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है कि आप आराम से अप्रोक्सीमेट करके निकाल पाएँ। क्वेश्चन नंबर 28, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स कौन सी वेल्डिंग में यूज़ करते हैं? तो जो TIG वेल्डिंग होती है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, उसमें आपके नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होते हैं। आपका जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड रहता है वो नॉन कंज्यूमेबल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ड्रॉन बाई विच लाइन? तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जब आप ड्रॉ करते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट, इधर देखो ओमेगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये आपका टेम्परेचर। तो DPT को किस लाइन से शो करते हैं अपन? एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये आपका सैचुरेशन कर्व आ गया, तो इस पे जो भी पॉइंट्स आएंगे ये DPT को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप बताना, वैसे इतना आसान क्वेश्चन आया है या नहीं है, ये मेरे को मिला है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 30, हीट ट्रांसफ़र स्लेब में पूछा गया था, थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया, थिकनेस सब कुछ दे रखा था। सिमिलर क्वेश्चन AEN में आया था, ये मैं आपको मेंशन नहीं किया था उस टाइम पे, मेरे को क्वेश्चन याद नहीं आया था कि क्या क्वेश्चन आया था। तो ये ऐसा स्लेब दे रखा है, ये आपको थिकनेस दे रखी है, मान लो L दे रखी है आपको थिकनेस, एरिया ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जो परपेंडिकुलर एरिया जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, जैसे आपकी Q, उसके परपेंडिकुलर जो भी एरिया है वो दे रखा है आपको, और K इसकी जो भी मीडियम है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है। तो आपको Q कैलकुलेट करना था, Q इक्वल्स टू KA डेल्टा बाई डेल्टा माइनस KA डेल्टा बाई डेल्टा एक्स होता है फोरियर लॉ से। तो डेल्टा T बाई डेल्टा एक्स का भी कुछ दे रखा होगा, वो आपको या तो TI फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा होगा, तो उससे आप आराम से वैल्यूज़ रखते हुए कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। ये डेल्टा एक्स तो आपकी ये L ही हो गई जो आपकी डिस्टेंस है, और टेम्परेचर से अगर दोनों एंड्स के दे रखे हों तो उसका डिफरेंस निकालना था और रखना था कि आपका हीट ट्रांसफ़र वैल्यू आ जाती। क्वेश्चन नंबर 31, लेमिनार फ्लो का पाइप फ्रिक्शन फैक्टर का कैलकुलेशन पूछा था आपसे। तो आपको उसमें क्या होता है कि जब फ्रिक्शन फैक्टर और फ्रिक्शन कोफिशिएंट, कंफ्यूज नहीं होना है, एफ का फॉर्मूला होता है 64 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर, ये तो एफ फैक्टर होता है, F फॉर फैक्टर, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट वो F डैश होता है। तो फ्रिक्शन फैक्टर बड़ा होता है कोफिशिएंट से, ठीक है, वो 4F डैश होता है। तो जब इसके बराबर कैलकुलेट करेंगे तो F डैश क्या आ जाएगा, 16 अपॉन RE आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 64 कट जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, F बराबर 16 अपॉन RE नहीं लगा देना है। फ्रिक्शन फैक्टर F, फ्रिक्शन कोफिशिएंट F डैश, और F डैश कम होता है आपका फ्रिक्शन फैक्टर 4 गुना होता है किसका, फ्रिक्शन कोफिशिएंट का। तो रेनॉल्ड्स नंबर आपको एकदम बिल्कुल परोस के नहीं दिया था, आपको कैलकुलेट करना था, वैल्यूज़ दे रखी थी रो VD और म्यू की। रो आपकी डेंसिटी हो गई, V आपकी वेलोसिटी हो गई, D डायमीटर हो गया, म्यू आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी हो गई। तो यहाँ से कैलकुलेट करना था, या मतलब शायद रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करना था, तो आपको बेसिकली फ्रिक्शन फैक्टर दे रखा था, तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं आप इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच इन्वेंट्री एनालिसिस इज बेस्ड ऑन क्रिटिकलिटी? तो क्रिटिकलिटी पे कौन सा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ज़्यादातर लोगों ने ABC लगाया हुआ, ABC एनालिसिस, लेकिन ABC एनालिसिस आंसर नहीं है। ऑप्शंस आपको FSN, ABC, VED और कोई भी दे रखा होगा। FSN तो क्या होता है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और आपकी नॉर्मल मूविंग, मतलब कि आपका मूवमेंट किस तरह का है उस इन्वेंट्री का, ठीक है, किस फ्रीक्वेंसी से वो चीज़ काम में आ रही है आपकी। ABC एनालिसिस हम इस हिसाब से करते हैं कि आपका उस चीज़ का कितनी डिमांड है और कितनी वो चीज़ आपकी काम आती है, मतलब उसका परसेंटेज कंजम्पशन के कितना है, ठीक है। मतलब कि अगर माने तो 50 to 60% अपन इन्वेंट्री वो यूसेज है उसका, एनुअल यूसेज, और उसका इन्वेंट्री हम कम रखते हैं, 10 to 20% ही रखते हैं, और उसका अपन फ्रिक्वेंट ट्रायल भी करते रहते हैं। सिमिलरली बाकी जो VED वाला है, VD वाइटल, एसेंशियल, डिज़ायरेबल, तो ये क्या है कि आपको कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट कब है, वाइटल मतलब सबसे ज़्यादा, फिर एसेंशियल मतलब ज़रूरी है, डिज़ायरेबल। तो क्रिटिकलिटी को आपको शो करेगा आपका VED वाला एनालिसिस, ठीक है। तो VED इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, कि दोनों एंड फिक्स है, कॉलम की इफेक्टिव लेंथ क्या होगी? जैसे कोई भी कॉलम है और उसकी इफेक्टिव लेंथ पूछी है जब कि दोनों एंड फिक्स्ड है, तो जो इफेक्टिव लेंथ होती है LE, जहाँ से अपन ये कैलकुलेट करते हैं, जो इक्विवेलेंट आपका लोड रहता है, बकलिंग लोड, पाई स्क्वायर EI मिनिमम डिवाइडेड बाई आपका LE स्क्वायर, तो ये LE होता है आपका इफेक्टिव लेंथ,
ये चीज़ काम में आती है। तो इफ़ेक्टिव लेंथ जब दोनों एंड फिक्स हो जाते हैं तो जो एक्चुअल लेंथ आपकी उसकी हाफ हो जाती है। सिमिलरली जब आपके दोनों एंड फ्री, मतलब एक एंड फिक्स्ड है और एक एंड फ्री है, तो आपका L/√2 हो जाता है। और जब दोनों एंड हिंज्ड है तो जो नॉर्मल लेंथ है वही आपकी एक्विवेलेंट लेंथ होगी। और एक एंड फिक्स्ड और एक एंड फ्री है तो वहाँ पे आपकी 2L हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से आपका इक्विवेलेंट लोड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है L/E² के, तो उस हिसाब से आपके लोड भी पूछे जा सकते हैं, जो भी आपका बकलिंग लोड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। ASA टूल सिग्नेचर जो अमेरिकन सोसाइटी वाला है उसका थर्ड प्लेस क्या रिप्रेजेंट करता है? सिमिलर क्वेश्चन AEN मैकेनिकल के पेपर में आया था, पार्ट 2 में करा रखा है मैंने, क्वेश्चन नंबर 17, वहाँ फोर्थ प्लेस पूछा था। और मैंने इसका एक्सप्लेन भी किया था कि आपको याद कैसे रखना है। BSc SES BSc सेंसेक्स वाला रूल बताया था आपको कि आपके पहले 2 रैक है, 2 रिलीफ है, फिर कटिंग है। तो बैक रैक, साइड रैक, एंड रैक एंड बैक रैक, साइड रैक, एंड रिलीफ, साइड रिलीफ, एंड कटिंग, साइड कटिंग। तो थर्ड प्लेस पूछा है, तो रैक रिलीफ, तो एंड रिलीफ एंगल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका मैंने बताया था, आप जाके देख सकते हैं पार्ट 2 का जो वीडियो है। ठीक है, उसमें इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 35, डिस्चार्ज की कैलकुलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल था। तो डिस्चार्ज से हो सकता है किसी ओरिफिस वगैरह का पूछा हो, जो कि CD A1 A0 अपॉन √A1² - A2² होता है, इंटू आपका √2 GHP होता है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट करना था वो चीज़, या तो इस तरह से दिया हो, या Q = एरिया इंटू वेलोसिटी भी होती है। तो वेलोसिटी दे रखी हो आपको, एरिया आपको दे रखा हो, तो इस तरह से कैलकुलेट करना था, या आप कमेंट सेक्शन में बताना था कि किस तरह से क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 36, होल एंड शाफ्ट का मिनिमम और मैक्सिमम क्लियरेंस। आपको होल और शाफ्ट की डायमेंशंस दे रखी होंगी, जैसे उसकी टॉलरेंसेस भी दे रखी होंगी, मिनिमम कितना है, जैसे कि 50 आपकी बेसिक साइज़ है, 0.10 आपका मिनिमम है प्लस में, और जैसे एक बेस लाइन माने उसके ऊपर, और आपका +0.20 है। सिमिलरली आपकी शाफ्ट है, शाफ्ट क्लियरेंस दे रखी है ना, मिनिमम और मैक्सिमम क्लियरेंस, तो शाफ्ट छोटी होगी, बेस लाइन से नीचे की तरफ आपकी शाफ्ट रहेगी, तो उसमें आपको मिनिमम और मैक्सिमम क्लियरेंस निकालना था। सिमिलर क्वेश्चन मैंने ये करवा रखा है, ऐसा क्वेश्चन पिछली बार आया था। तो ये होल हो गई, ये शाफ्ट हो गई, तो मिनिमम क्लियरेंस क्या होगा कि जब ये वाला हो जाएगा, और मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको कैलकुलेट करना था आपकी जो भी डायमेंशन दी गई है। तो सबसे पहला काम ये करना था, आपको डायग्राम बनाना था, डायग्राम से बिल्कुल क्लियरिटी हो जाती है। ठीक है, कि क्लियरेंस फिट है या कौन सी फिट है। वैसे तो क्लियरेंस ही पूछा है, तो क्लियरेंस फिट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 था, विस्कोसिटी वेरिएशन इंक्रीज विथ टाइम। कौन सी, पहली बात तो ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड दिया हुआ होगा आपको, क्योंकि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या होता है, जो शियर स्ट्रेस है फंक्शन ऑफ du/dy भी होता है और टाइम का भी होता है। ठीक है, किस में, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में भी, जो आपके रियोलॉजी वाले फ्लूइड्स होते हैं उसमें। तो ये क्वेश्चन भी मैंने, जो लास्ट पार्ट था आपका EN मैकेनिकल के पेपर सॉल्यूशन का, उसमें क्वेश्चन नंबर 53 का आया था, और उसमें डिटेल डिस्कस किया था कि डायलेटेंट और आपका स्यूडोप्लास्टिक और आपका रियोपैक्टिक और थिक्सोट्रॉपिक और बिंगम प्लास्टिक, उसमें क्या क्या किसका बढ़ता है किसका डाउन होता है, ये सारी चीज़ें। तो जिन्होंने भी ये वीडियो देखे होंगे उसके एग्जांपल्स में मैंने इवन कराए थे कि आपको एग्जांपल देख के भी पूछा जा सकता है कि ये एग्जांपल कौन से फ्लूइड का है। तो इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ कि आगे कभी एग्ज़ाम में हो तो आप गलत नहीं करो। तो एक DP शर्मा जी की बुक चलती थी मैकेनिक्स की, तो हमको पढ़ाया भी उन्होंने। तो DP शर्मा जी, तो इस तरह से याद रखना है, तो कि D में इंक्रीज़ होगा आपका विस्कोसिटी, P में डिक्रीज़ होगा स्यूडोप्लास्टिक में, R आपका रियोट्रॉपिक और रियोपैक्टिक, ठीक है, उसमें इंक्रीज़ होगा, T थिक्सोट्रॉपिक में डिक्रीज़ होगा, B में क्या है, n = 1 है आपका, वो तो आपका एक तरह से लीनियर ग्राफ आ जाता है। तो TP ये याद रखें, इंक्रीज़ डिक्रीज़, R और T अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, और इंक्रीज़ डिक्रीज़।
ये आपको याद रखना है इस तरह से। बाकी इसके एग्जांपल मैंने इस पार्ट में करा रखे हैं, तो वो भी देख सकते हैं आप जाके। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा था, 2 फ्लूइड्स गिवन, वन फ्लूइड को दूसरे फ्लूइड में रिप्रेजेंट करना था कि हाइट ऑफ वाटर कॉलम, जैसे आपको एक ऑयल दे दिया और दूसरा आपको वाटर दे दिया, उनकी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ दे दी, एस दे दिया, या आपको डेंसिटी वैल्यूज़ दे दी। तो बेसिकली कुछ नहीं करना रहता कि आपको प्रेशर की वैल्यू बराबर करनी होती है कि एक दूसरे में रिप्रेजेंट करने के लिए ρ1 G1 S1। अब रो जी से जी कैंसिल, और रो का अगर वो करें, अगर किसी स्टैंडर्ड से डिवाइड करें अपन स्टैंडर्ड फ्लूइड से, तो ये S1 H1 के रूप में आ जाता है, जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो आपको हाइट निकालनी थी या जो भी निकालना था, जैसे हाइट ऑफ वाटर कॉलम निकालनी है, ठीक है, इनटू उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा, दूसरे फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू हाइट। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 39 था कि डेटोनेशन और इंजन में जब पिस्टन का जो डाया है, जो आपका सिलेंडर रहता है, पिस्टन जो मूव करता है, उसका डाया अगर हम इंक्रीज़ कर दें, जो बोर है, तो डेटोनेशन क्यों इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे किसी का डाया डी है, मतलब डी 50 mm है, अब उसको अपन ने 100 mm कर दिया, तो 100 mm कर दिया तो उसमें 5 ऑप्शंस दे रखे होंगे। तो उसका बेसिकली रीज़न क्यों होता है डेटोनेशन का, जैसे आप साइज़ इंक्रीज़ कर दिया आपने, तो जो फ्लेम आपकी कम एरिया में कवर हो कर रही थी या कम एरिया में मूवमेंट उसका फास्ट था, वो ही चीज़ ज़्यादा टाइम लगेगा, फ्लेम का ट्रेवल बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली कि जो स्पार्क इग्निशन टेम्परेचर है, या जो भी आपका जिस पे भी आपका स्पार्क बनने लग जाता है टेम्परेचर का, या जो भी इतने एक्यूमुलेट होने की वजह से काफ़ी सारे पार्टिकल्स, तो वो जल्दी से हो जाता है, और उस स्पार्क इग्निशन टेम्परेचर पे होते ही फिर डेटोनेशन स्टार्ट हो जाता है इंजन में। तो उसकी वजह से लॉन्ग पाथ ऑफ फ्लेम ट्रेवल की वजह से आपका डेटोनेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये रीज़न है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, क्रिटिकल रेडियस पूछी थी, सिलेंड्रिकल की न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। तो इसमें क्या था, जैसे आपके जो एरियन वाला पेपर हुआ था उसमें आपकी स्फेयर से पूछा था, इसमें पूछ लिया आपको सिलेंडर से, बस कुछ नहीं, वहाँ 2K/H होता है, यहाँ K/H होता है। K आपको इंसुलेशन का दे लेना होता है, कि आपको मटेरियल का दे रहा हो वो नहीं लेना होता है, क्योंकि अपन जो डेरिवेशन करते हैं आपका वहाँ पे इंसुलेशन वाला ही चीज़ काम में आता है, मतलब जब भी अपन कैलकुलेशन करते हैं। तो इस तरह से कैलकुलेट करना था, H आपका मीडियम का अलग ही जाएगा। तो सिमिलर पैटर्न था सुबह का और शाम का, बस वहाँ पे स्फेयर पूछ लिया, यहाँ पे सिलेंडर की पूछ ली। तो ये अपने क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन मेरे से गलत बोलने में आया हो या गलत मैंने लिखा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, थोड़ी क्लियरिटी भी आएगी। और आई होप मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया इस पेपर को, और बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको अच्छा कंटेंट टाइम टू टाइम मिलता रहे। जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बना देता हूँ, और आपकी कमेंट्स में आप अपने जो भी क्वेरीज़ हैं, कोई भी डाउट्स हैं, वो आप पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मेरा मोटो यही रहता है कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, जिससे आपकी हेल्प हो सके और आपको फ़ायदा मिल सके, बेनिफिट मिल सके इस एग्ज़ाम में भी और फर्दर एग्ज़ाम्स में भी, जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।